वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि और पशुपालन के पार्ट 2 के बारे में। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले वाले अपने पार्ट 1 को जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने रखा था और आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज उसी तरह से हम लोग कृषि और पशुपालन के पार्ट 2 लेकर आए हैं और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम्स में देखने को मिलता रहता है, तो एक बार रिवीजन जरूरी है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी इसमें चीज़ें हैं वो हम कवर कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। करीब यहाँ पे मैंने 30 प्लस क्वेश्चन रखा है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो सब प्रश्न को ध्यान से और अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, राइट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मछलियों में होने वाला जो सफ़ेद रोग होता है, सफ़ेद रोग वो किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मछलियों में होने वाला जो सफेद रोग है वो किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब वो कौन सा प्रोटोजोआ है? हो सकता है थोड़ा सा अंदर अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पे ध्यान रहेगा इक्थियोपथीरियस जो आपका प्रोटोजोआ है यही है। इसी कारण से मछलियों में सफेद रोग होता है, ये ध्यान रहेगा, सफेद रोग। अगला है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या बात किया था कि दूध का सफेद रंग, कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? सफेद। तो क्या बताए थे? सफेद 3 लीटर का है तो कैसे याद रखते हैं? केसीन। केसीन 3 लीटर का है, केसीन। अगर पीलापन कहा जाता है, दूध का पीलापन, पीलापन, दूध का पीलापन, तो 4 लीटर है तो कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन, ये हमने याद रखा था। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि 3 लीटर सफेद कहा जाए तो फिर केसीन हो जाएगा, 4 लीटर कहा जाए तो कैरोटीन हो जाएगा। दूध में वसा मापन हेतु एक विधि होता है जिसका नाम है गर्बर विधि, ठीक है। गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, दूध में वसा मापन हेतु किसका प्रयोग करते हैं, किस विधि का? तो गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है। हो सकता है घुमा करके पूछा जाए कि गर्बर विधि का इस्तेमाल किसके मापन में किया जाता है? तो दूध में वसा के मापन में किया जाता है। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है कि गर्बर जो पद्धति है इसको 1891 में स्विट्जरलैंड के डॉक्टर नक्लास गर्बर द्वारा विकसित किया गया था। 1891 में। 1891 किसका जो जन्म आपको याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है 1891? तो 1891 जो है जन्म वो है भीमराव बी आर अम्बेडकर जी का, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी का जन्मदिन है और इस वजह से हम इसको याद भी रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको समाधि स्थल वाला बताया था ना, तो उसमें क्या बताए थे? समाधि स्थल वाले में इनका जो जन्म हुआ था वो अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 1891। और अप्रैल को हम लोग चैत कहते हैं, चैत। इस वजह से यहाँ पे बी आर अम्बेडकर के जो समाधि स्थल हमने याद रखा था जो है वो चैत्रा भूमि, ठीक है, चैत्रा भूमि समाधि स्थल इन्हीं का होता है। तो इस तरह से आप याद रखिए। आई होप कि यहाँ से सारे डाउट्स आपके कवर हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मुर्गी का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे गैलस डोमेस्टिकस, गैलस डोमेस्टिकस, ये ध्यान रखिएगा, गैलस डोमेस्टिकस मुर्गी का जो कि एक साइंटिफिक नेम है। और मोस्टली सॉरी मुर्गी की प्रमुख जो नस्ल है वो कौन सा है? तो मुर्गी की प्रमुख नस्ल में कड़कनाथ चिकन आता है, ग्राम प्रिया, कामरूप, कामरूप हो गया, चिटागोंग, अंकलेश्वर हो गया, कालास्थी, कलिंगा ब्राउन, कृष्णा जे, ग्राम लक्ष्मी, गुजरी और असील। और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाले थे जो कि हमने यहाँ पे रखा है। कड़कनाथ चिकन के बारे में तो आपको पता ही है, एमपी में इसको जीआई टैग दिया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अंकलेश्वर से संबंधित आप बताइए कि अंकलेश्वर जो तेल क्षेत्र है वो कहाँ पर पड़ता है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस स्टेट में पड़ता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि कोको देने वाला जो पौधा होता है उसे किस नाम से जानते हैं? कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा केकोया, थियोब्रोमा कोकोया, ये आप याद रखिएगा, कोको देने वाला पौधा होता है। इसके बाद एक कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उदासीन उर्वरक होता है, एक प्रकार का उदासीन उर्वरक होता है जिसे सोना खाद के नाम से जाना जाता है, सोना खाद के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एक उदासीन उर्वरक होता है जिसे सोना खाद के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। अब देखिए इसमें हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है, नारियल का वनस्पति नाम क्या होता है? नारियल का वनस्पति नाम होता है कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा। अमरबेल जिसको हम लोग कास्कुटा के नाम से भी जानते हैं, हमेशा पेपर में आता है अमरबेल कास्कुटा, क्या होता है? एक प्रकार का परजीवी होता है, तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी, ये नाम याद रखिएगा। एकदम वीवीआई है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एकदम वीवीआई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
फलों में या फिर फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण क्या होता है? फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण उसमें मौजूद फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज, ये याद रखेगा, फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रुक्टोज। अगला है कि शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है, यानी शैवाल में खाद्य पदार्थ जो होता है वो किस रूप में उपस्थित होता है? स्टार्च के रूप में होता है। शैवाल प्लस कवक के मिश्रण को हम किस नाम से जानते हैं? लाइकेन, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन। और लाइकेन एक प्रकार का जो कि वायु प्रदूषक, ठीक है, वायु प्रदूषक के रूप में ये कार्य करता है, वायु प्रदूषक के रूप में ये कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। लौंग जो होता है, लौंग वो पौधे के किस भाग से? कलिका से प्राप्त होता है। ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट होता रहता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते और अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है इसमें कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है वो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, 1960 में की गई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय यानी कि UPAU यानी उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड, तत्कालिक उत्तर प्रदेश, यानी उस वक्त जो उत्तराखंड था वो उत्तर प्रदेश का ही भाग था, आपको सभी को पता है। तो इसका उद्घाटन पंतनगर, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पंतनगर उत्तराखंड, तत्कालिक उत्तर प्रदेश में किया गया था। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट वन है कि कृषि अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? 8 मई 1988 को। कहां पर? झांसी में की गई। देखिए यहां से एक प्रश्न मुझे दिख रहा है, हम पूछ सकते हैं आपसे। 8 मई, 8 मई का कोई डेट आपको याद आ रहा है? 8 मई 1863 का डेट क्या है, किसी को याद है? 8 मई 1863 रेड क्रॉस, ठीक है, रेड क्रॉस, हेनरी ड्यूरेंट ने जिसकी स्थापना की थी। तो कृषि अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना 8 मई 1988 को झांसी में की गई थी, झांसी में। इसके बाद है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता रहता है, ये याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि पौधों के रेखीय वृद्धि दर को किससे मापा जाता है? कि पौधों के रेखीय वृद्धि दर को हम लोग ऑक्जेनोमीटर से मापते हैं, ऑक्जेनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, यहां तक तो अब तक कोई समस्या नहीं होगी, और जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपको बताए गए उनको याद रखना है, क्योंकि सभी के सभी रिपीटेड होते रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दूध के पास्चराइजेशन की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने किया था, लुई पास्चर ने दूध के पास्चराइजेशन का निर्माण किया या फिर इसकी खोज की। एक कृषि यानी कि जो मोनोकल्चर होता है वो क्या होता है? मोनोकल्चर क्या होता है? मोनोकल्चर का मतलब होता है कि प्रति मौसम में खेत में एक ही प्रकार के फसल का खेती करना, यानी कि मोनोकल्चर का मतलब कि एक मौसम में एक खेत में सिर्फ एक ही प्रकार की खेती होगी, उसी को मोनोकल्चर कहा जाता है, एक कृषि खेती कहा जाता है। अगला है कि हरियाली योजना जल प्रबंधन संबंधित है। देखिए हरियाली योजना स्टार्ट कब किया गया था, ये पूछा जाएगा। हरियाली योजना स्टार्ट किया गया था 2003 में, और इसका संबंध हो जाता है किससे? जल प्रबंधन से, ध्यान रखना है, जल प्रबंधन से। जिसकी मतलब कि हरियाली योजना का अगर हम बात करें जल प्रबंधन से, इसमें क्या था? तो यह इस स्कीम के तहत जो बरसाती पानी होगा इसको इकट्ठा करने के लिए गांव व बाहर के खेतों में तालाब बनाए जा रहे थे, ताकि उस पानी से भूमि में गिरते हुए जल स्तर को उठाया जा सके। तो ये ध्यान रखना है। और अगर एक पूछा है कि हर घर हरियाली जो मिशन है वो स्टार्ट किया गया था करीब 2019 में स्टार्ट किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल बनता है समुद्री शैवाल में क्या होता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अल्जेनिक अम्ल नाम मिलता है, अम्जेलिक अम्ल पाया जाता है समुद्री शैवालों में। ठीक है, समुद्री शैवालों में अल्जेलिक अम्ल। भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली तिलहनी फसल कौन सा है? तो मूंगफली, मूंगफली। ठीक है, मूंगफली। मूंगफली किसके अंतर्गत आता है? तो मूंगफली एक खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। और खरीफ फसल के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार देख लेते हैं। खरीफ फसल, तो खरीफ फसल की बुआई कटाई को याद रखे थे हमने जूजू नदी। ठीक है, जूजू नदी, यानी कि जूजू नदी का मतलब क्या हुआ, ये बुआई हो गया और ये आपका कटाई हो गया। जून जुलाई में बुआई की जाती है, नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई की जाती है। इसके अंतर्गत बहुत सारे फसल आते हैं,
जैसे कपास सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता रहता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि मछलियों से संबंधित अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है, तो इक्थियोलॉजी कहते हैं। मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पिसीकल्चर मछलियों के मत्स्य पालन से संबंधित पिसीकल्चर, जबकि यहाँ पे मछलियों के अध्ययन संबंधित इक्थियोलॉजी होता है। गहन निर्वाह कृषि से के संबंध में क्या होगा, गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में देखना है। देखिए इसमें हमेशा ये पूछा जाता रहता है, इसलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें चावल मुख्य फसल होता है, यानी कि गहन निर्वाह जो खेती होती है, इसमें धान कह सकते हैं या फिर इसको आप चावल कहिए। धान जो होता है इसमें मुख्य फसल होता है। गहन निर्वाह कृषि में छोटे भूखंड पर खेती होती है, ये ध्यान रहेगा, छोटे भूखंड पर खेती इसमें की जाती है गहन निर्वाह कृषि में, राइट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो सवाल है, देखिए इसमें क्या है, इसमें है कि गेहूं के लिए, जो गेहूं है, गेहूं के लिए भौगोलिक परिस्थितियों के संदर्भ में हमें देखना है। गेहूं के, ध्यान रखिएगा, गेहूं के लिए भौगोलिक परिस्थितियों के संदर्भ में, गेहूं के लिए जो बोते समय टेम्परेचर होना चाहिए वो 10 डिग्री, बढ़ते समय 15 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो पकते समय, और 20 डिग्री तापमान आदर्श होता है, ठीक है। कटाई के वक्त अगर देखा जाए तो 20 डिग्री सेल्सियस आदर्श माना जाता है। कम से कम 100 दिन पाला रहित होना चाहिए, यानी कि जो अच्छे किस्म का गेहूं उगाना है अगर, तो 100 दिन का पाला रहित ये होना चाहिए। वर्षा जो है वो 50 से 80 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा, वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर। गेहूं के लिए अधिक लवणीय एवं धारीय भूमि उपयुक्त नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, नहीं होता है। गेहूं के लिए अधिक लवणीय और धारीय भूमि उपयुक्त नहीं होता है। सिंचाई के क्षेत्रों में गेहूं की खेती हर प्रकार की भूमि में की जा सकती है, किंतु अच्छी पैदावार के लिए, यानी देखिए गेहूं तो हर क्षेत्र में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट मिट्टी से चिकनी दोमट, समतल एवं जल निकास वाली उपजाऊ भूमि अधिक उपयुक्त होती है। खास करके जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है गेहूं की खेती के लिए, गेहूं चावल के लिए। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि उत्तर भारत में ज्यादातर जो कृषि होता है वो जलोढ़ मिट्टी पर ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्थानांतरीय कृषि के बारे में आपको पता ही है, जिसको हम लोग झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। स्थानांतरीय कृषि अधिक वर्षा वाले स्थानों में की जाती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अधिक वर्षा वाले स्थानों में की जाती है। ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा एवं सौर्य प्रकाश के कारण वनस्पति का तीव्र विकास होता है, यानी अधिक वर्षा और सौर्य प्रकाश, जितने ज्यादा सूर्य का प्रकाश मिलता है वनस्पति का तीव्र विकास होता है। भारत में इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्वी भागों में, जिसको हम लोग झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं, ज्यादातर नागालैंड में बहुत ज्यादा प्रचलित है। भारत के और हिस्से में भी फेमस है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया, जिसे झूम कृषि भी कहा जाता है, ठीक है, झूम कृषि भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, अमेजन के सघन वन क्षेत्रों में, अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। यानी सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश के, यानी कि वे देश विदेश के अलग अलग क्षेत्रों के हिस्सों में भी स्थानांतरित कृषि की जाती है, जिनको अलग अलग नामों से भी जाना गया। हमारे एक वीडियो है उसमें आप देखेंगे तो मैंने एक प्रॉपर तरीके से बताया कि किस देश में किस नाम से जानते हैं झूम कृषि को या फिर स्थानांतरित कृषि को। आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। स्थानांतरित कृषि को दहन एवं कर्तन कृषि के रूप में भी जानते हैं। देखिए दहन और कर्तन कृषि एक नया वर्ड आ रहा है, तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे एक मेंशन किया हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं कि आखिर ये दहन और कर्तन जो है क्या। देखिए दहन एवं कर्तन विधि क्या है, यहाँ पे साफ मेंशन है, तो चलिए देखते हैं। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत वृक्षों को काटकर, यानी स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत क्या किया जाता है, सबसे पहले तो वृक्षों को काट करके, जला करके भूखंड को साफ किया जाता है। इसके उपरांत राख को मृदा में मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि भूमि की जो भी उर्वरता कमी हुई है वो वापस मिल जाती है और अच्छे से खेती हो जाती है। और इस प्रकार भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। तो इस तरह की जो खेती होती है वो ज्यादातर उत्तर पूर्वी भारत में देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर पूर्वी भारत में ही, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में भी इस तरह की कृषि मिलती है, लेकिन ज्यादातर पैमाने पर अगर भारत में बात की जाए तो वो आपका उत्तर पूर्वी भारत में ही देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और अब एक सवाल है जिसको आप सॉल्व करना है, जो भी अभी आपको बताया गया था उसके आधार पर। तो अगर आपने ध्यान से सब पॉइंट्स को देखा होगा तो आराम से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट कि स्थानांतरित कृषि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, क्या ये सही है? बताइए क्या ये सही है? जी नहीं, गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, अधिक वर्षा होना चाहिए।
तो पहला पॉइंट तो आपका गलत हो गया, पहला गलत है। दूसरा, अमेजन के सघन वन क्षेत्रों और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है, ये बिल्कुल सही है। स्थानांतरित कृषि एवं कर्तन एक दूसरे के विपरीत है, बिल्कुल नहीं, एक दूसरे के विपरीत नहीं है, दोनों एक ही चीज होता है। तो केवल यहाँ पे दो सही है, केवल और दो सही है, तो इसलिए हम यहाँ पे बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। राइट, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या है, कुछ संस्थान है जो कि इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर के लिए पूछा जाता रहता है। जैसे चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में पड़ता है। अगर राष्ट्रीय कहा जाता तो क्या आप टिक करते हैं? राष्ट्रीय के लिए कटक, ठीक है, राष्ट्रीय के लिए कटक, उड़ीसा का कटक, ये ध्यान रखना है। खाद्य एवं कृषि अनुसंधान जो संगठन है वो कहाँ पर? रोम, इटली की राजधानी रोम में स्थित है। और एक होता है UNEP जो कि हमेशा पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है, ठीक है, नैरोबी में स्थित है, ध्यान रहेगा, नैरोबी में केन्या। बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा ये पूछा जाता रहता है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा में पड़ता है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। जिनेवा से जितने भी चीजें हैं आप उनको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली के अंतर्गत आता है। वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के अंतर्गत, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के अंतर्गत। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में स्थित है, ये ध्यान रखिए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में पड़ता है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ? तो ये कोलकाता में। देखिए यहाँ पे आपको ये तीन किसी तरह से याद रखना है, पहला देहरादून वाला, दूसरा भोपाल वाला, और तीसरा जो कि कोलकाता वाला। ये तीनों एक दूसरे के साथ हमेशा देखने को मिलता रहता है, इनको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी बताया गया वो इंपॉर्टेंट ही है, हमेशा रिपीट होता है, तो अच्छे से याद रखिए। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि ब्राजील, ध्यान देना है कि ब्राजील जो है वो, ब्राजील में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। ब्राजील जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक और निर्यातक देश माना जाता है। जबकि भारत की हम बात करें तो भारत में कॉफी के लिए कौन फेमस है? भारत कॉफी के लिए कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। और चाय के लिए तो हम जानते ही हैं, चाय के जो कि असम। तो ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा भी गया था एग्जाम्स में, तो इसको याद रखना है। ब्राजील के जो एक बंदरगाह होता है जिसका नाम है सेंटोस, ब्राजील का एक बंदरगाह है जिसका नाम है सेंटोस। इस सेंटोस को कॉफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं, जिसको यानी कहवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कहवा पोर्ट या फिर कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है ब्राजील के बंदरगाह सेंटोस को, ठीक है। जैविक कृषि से तात्पर्य कृषि की ऐसी विधि से होता है, ध्यान रखिएगा। जैविक कृषि क्या होता है? जैविक कृषि में भारत का जो कि 100% जैविक कृषि करने वाला राज्य कौन सा बना है? सभी को पता होगा, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, सिक्किम हो गया। और अगर हम यूटी की बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, तो लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप। तो इन सभी को याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं एग्जाम्स के लिए। तो ऐसी विधि है जिसमें रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं होता है, अपितु उसके स्थान पर जैविक खाद या फिर प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है, तब उसको माना जाता है जैविक कृषि, ठीक है, जैविक कृषि कहते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद अगला स्लाइड में क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला स्लाइड में ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड जो है स्टार्ट कब किया गया था? ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया था, मैंने आपको बताया था 1970 में, 1970 में स्टार्ट किया गया था। और ये संबंधित किससे? दूध उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति आती है? तो श्वेत क्रांति आती है, ठीक है, श्वेत क्रांति, ध्यान रखना है, श्वेत क्रांति इंपॉर्टेंट है। भारत के उत्तरी मैदानों में, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे बताइए कि श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके बारे में बताया था आपको, श्वेत क्रांति के जनक। भारत के उत्तरी मैदानों में मृदा सामान्यतः तलोचन द्वारा बनी होती है, ये नाम याद रखेगा, तलोचन द्वारा बनी होती है उत्तर मैदानी की जो मृदा होती है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। कितने? इंपॉर्टेंट पॉइंट है 15, ये नाम याद रहेगा, यानी कि ये जो नंबर है याद रखना है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? 15, ठीक है, 15 जलवायु कृषि क्षेत्रों में विभाजित है। उत्तर भारत के भूमि पर सबसे अधिक जो व्यापक रूप से मिट्टी होती है वो कौन सी? कछारी, या फिर इसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, जलोढ़ मिट्टी। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं, एक तो आपका होता है नई जलोढ़ मिट्टी,
और एक होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। दोनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो नई होती है उसको खादर कहा जाता है और पुरानी जो होती है उसको बांगर कहा जाता है, बांगर। तो इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा तरीका है, खान बापू याद रखिए, खान बापू, ठीक है। खान बापू यानी खादर जो होता है वो नई और बांगर जो होता है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। तो ये आप याद रखोगे खान बापू तो बस क्लियर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चरनोजम क्या होता है, चरनिज्म। देखिए चरनोजम काली जो मिट्टी होती है उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम ही कहा जाता है। तो यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिया कि कपास की काली मिट्टी यानी कपास की काली जो मिट्टी होती है, काली मिट्टी का ज्यादातर इस्तेमाल कपास उगाने में कहता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है और इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, आप सभी को पता होगा, रेगुर, ठीक है। रेगुर के नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी इंपॉर्टेंट रहेगा, रेगुर, ठीक है। रेगुर मिट्टी के नाम से आते हैं। काली कपासी मिट्टी कहते हैं और खास करके जो काली मिट्टी होती है वो दक्कन पठार के जो आसपास के क्षेत्र है जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में काली मिट्टी ज्यादातर देखने को मिलता है। और जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी वो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इसमें ज्यादातर ये आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। और देखिए कभी कभी साउंड का जो प्रॉब्लम हो जाता है वो यहाँ पे फैन की वजह से होता है। आज मैंने फैन को ऑन नहीं किया जिस वजह से शायद साउंड जो कि प्रॉपर तरीके से हो, तो कभी कभी हो जाता है, ज़्यादा गर्मी रहता है तो फैन ऑन ही रख देते हैं और इस वजह से माइक का प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कल आपकी वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।